6 दिसंबर 2019 का ये वाक़या है। हैदराबाद से एक खबर बहुत तेज़ी के साथ पूरे देश में वायरल हो जाती है। खबर ये थी कि पुलिस वाले 4 लोगों को लेके जा रही है और उन लोगों ने पुलिस की कुछ पिस्टल या उनके हथियार छीनकर पुलिस पर हमला किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बात कुछ ऐसी थी कि इन लोगों ने एक महिला डॉक्टर के साथ जो अपराध किया था वो वाकई बहुत ही भयानक था, जिसको सुनने के बाद कितने ही लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इस महिला ने कितना सफ़र किया था ये सोचकर भी सिरहंसी पैदा होती है और शायद पूरे देश की एक ही मांग थी कि इन अपराधियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा तो मिल गई थी अब जैसी भी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को संज्ञान लिया, उस मामले की जांच पड़ताल कराई जाती है, तो आज सभी पुलिस वाले वो कटघरे में खड़े हैं। जहां 1 और 3 साल पहले इन पुलिस वालों की तारीफ़ हो रही थी, आज इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, जबकि इन पुलिस वालों की शायद बाकी की ज़िंदगी कहीं सलाखों के पीछे ना गुजरे। इस कहानी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कहानी वाकई आपको झकझोर सकती है, परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश का एक शहर है हैदराबाद, और इसी शहर का एक इलाका लगता है साइबराबाद। दरअसल बात है 28 नवंबर 2019। एक फ्लाईओवर जो कि रंगारेड्डी इलाके में पड़ता है, उसी रंगारेड्डी इलाके से एस सत्यम नाम का एक दूध वाला गुजर रहा था। अचानक ही उस दूध वाले की नज़र उस फ्लाईओवर से नीचे जब पड़ती है तो वो देखता है कि एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश बिल्कुल पूरी तरह से जली हुई है। वो शोर मचाकर चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करता है। तुरंत ही ये सूचना पुलिस को दी जाती है और जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है तो यहाँ 2 थानों की पुलिस बहुत तेज़ी के साथ पहुँच जाती है। सादनगर पुलिस स्टेशन की पुलिस और शमशाबाद थाने की पुलिस। जब यहाँ पर ये पुलिस आती है तो वाकई पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, जब बात निकल के सामने आती है तो पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है। दरअसल इस कहानी के बारे में मैं आपको बताता चलूं। ये कहानी कुछ शुरू होती है इस तरह से। एक डॉक्टर दिशा रेड्डी नाम की एक लड़की जो कि शादबाग के इलाके में रहती थी और इसका एक क्लिनिक है जो कि ओलिवा के नाम से क्लिनिक है, जो कि शमशाबाद में है। घर से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी है और 37 किलोमीटर का दूरी का जो सफ़र तय करती है वो अपना स्कूटर से और कैब से सफ़र तय करती है। अपने घर से जब निकलती है तो टोल प्लाजा तक वो अपनी स्कूटी से जाती है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करती है अपनी स्कूटी को। उसके बाद फिर कैब लेकर सीधा अपना क्लिनिक पे जाती है। रोज़मर्रा का उसका यही काम है, सुबह जाना, शाम को वापस आना। लेकिन 27 नवंबर 2019 का जो दिन था कुछ अलग था, क्योंकि उस दिन उसकी त्वचा में, उसकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था। अपने क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद वो सीधी पहुंच जाती हैं डॉक्टर साहब के पास और अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब को दिखाती हैं। और वहाँ से जब लौटकर अपनी उस पार्किंग में, जहाँ पर टोल प्लाजा है, जहाँ पर उनकी स्कूटी खड़ी है, जब वहाँ पहुँचती हैं तो रात के 9 बज चुके थे। 27 नवंबर की रात 9 बज चुके थे और वो अपनी स्कूटी को निकाल कर जैसे ही उसमें बैठकर अपने घर के लिए निकलती हैं कि कुछ ही दूर स्कूटी चलती है, पता चलता है कि स्कूटी में तो टायर पंचर है और टायर पंचर होने की वजह से वो स्कूटी को रात के अंधेरे में खींच रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गाड़ी हाईवे पर बहुत तेज़ चल रही थी। ये हाईवे है हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए। अब यहाँ पर गाड़ियाँ की रफ्तार लगातार आगे पीछे चल रही हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। अचानक से इस डॉक्टर की नज़र जाती है। कुछ लोग, यानी कि 2-4 लोग जो इधर ट्रक खड़े हुए थे, क्लिनिक खड़े हुए थे, लॉरी खड़े हुए थे, उनके जो कंडक्टर और ड्राइवर थे वो बारी बारी से उनके पास आते हैं, आकर कहते हैं कि मैडम क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मगर उनकी जो नज़रें थीं, उनकी जो निगाहें थीं वो कुछ अच्छी नहीं थीं। तभी डॉक्टर रेड्डी अपनी छोटी बहन को फ़ोन करती हैं और बहन से कहती हैं कि मेरी स्कूटर में टायर पंचर हो चुका है और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। डॉक्टर को दिखाने में थोड़ा लेट हो चुकी थी, इसलिए यहाँ आई तो टायर पंचर है और यहाँ मैं जब थोड़े से ही आगे चली हूँ तो आसपास बहुत सारे लोगों की नज़रें मेरी ओर टिकी हुई हैं। सब के सब मुझे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुझे खा जाएंगे। कहती है बहन तुम परेशान मत हो, घबराओ मत, अपनी स्कूटी को उसी पार्किंग में खड़ी करो, कैब पकड़ो और सीधा घर चले आओ। वो कहती है मुझे रोज़ ही डॉक्टर के मतलब क्लिनिक पर जाना होता है, इसलिए मैं से स्कूटी को छोड़ नहीं सकती।
तुम मुझसे बात करती रहो, जब तुम मुझसे बात करती रहोगी तो शायद मेरी एक हिम्मत बनी रहेगी। यानी कि बड़ी बहन डॉक्टर छोटी बहन को फ़ोन कर कर हिम्मत अंदर से पैदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक अंदर का जो डर था वो लगातार बना हुआ था और वो इतना डर था कि वो लोग आते रहे और मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाते रहे, लेकिन ये डरी हुई थी डॉक्टरनी, इसलिए कुछ कह नहीं पा रही थी। लगभग 9:30 बज चुके थे। 9:30 बजने के बाद तभी एक व्यक्ति जो इस यहाँ पर आता है, जो देखने में थोड़ा शरीफ सा लगता है, जो देखने में उसका पहनावा भी अच्छा था, वो कहता है कि मैडम अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैडम को थोड़ा भरोसा हो जाता है और भरोसा होने के बाद कहती हैं कि ठीक है, आप क्या मदद कर सकते हैं, मेरी गाड़ी में टायर पंचर हो चुका है तो इसलिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि यहीं पास में ही एक टायर पंचर वाले की दुकान है, आप कहो तो मैं पंचर लगा के यूँ गया और यूँ आया। वो अपनी बहन से कहती है कि मैं फ़ोन अभी रखती हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगी, एक अच्छा एक भला मानुष मुझे मिल चुका है और ये मेरी स्कूटी को ले जाकर इसका जो टायर पंचर हो गया है उसे ठीक कराने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल जैसा था वैसे ही चल रहा था। वो टायर पंचर को लगाने के लिए स्कूटी लेके जाता है और उसके बाद फिर बहन लगभग 9:42 पर जब अपनी बहन को करीब 5 या 7 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन करती है तो नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। और स्विच ऑफ होने के बाद छोटी बहन की हालत ख़राब हो जाती है कि आखिरकार बहन को हुआ क्या है, फ़ोन क्यों शांत हो गया है, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ हो गया है। तरह तरह के अंदाज़े लगाए जा रहे थे, हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई हो सकता है कुछ और बात हो गई हो। छोटी वाली बहन ने जल्दी से मम्मी और पापा से कहा कि मम्मी पापा अभी दीदी से बातचीत चल रही थी लेकिन अचानक से फ़ोन बंद हो गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो दीदी के साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाए। जल्दी से माँ बाप को पकड़ा और सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं, यानी कि शादनगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारी बहन जो कि शमशाबाद में क्लिनिक चलाती हैं, वेटनरी की डॉक्टर हैं, लेकिन आज उनके साथ ऐसा हुआ और वो टोल प्लाज़ा से उनकी स्कूटी में पंचर हो गया था। पूरी कहानी बताती हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस कहती है कि मामला तो शमशाबाद पुलिस स्टेशन का है, इसलिए हमारा कोई इसमें मैटर नहीं है। आप जाइए शमशाबाद पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर अपनी पड़ताल करिए, उनसे बातचीत करिए, वो जो रास्ता निकालेंगे सो निकालेंगे, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बहन गिड़गिड़ाती है, माँ बाप भी गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पुलिस जब नहीं सुनती है तो वो उसी इलाके में, उसी टोल प्लाज़ा के इर्द गिर्द अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि डॉक्टर रेड्डी तुम कहाँ हो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन 1-1.5 घंटा जब बीत जाता है तो कोई सफलता नहीं मिलती। इसके बाद वो बहन अपने माँ बाप के साथ सीधा शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर पुलिस वालों से कहती है कि मेरी बहन ऐसे से क्लिनिक से निकली थी, उसके साथ पूरा वाक़या वो सुनाती है। पुलिस वाले आते तो ज़रूर हैं, लेकिन महज एक आध CCTV कैमरा चेक किया और फॉर्मलिटीज़ करने के बाद वापस चले जाते हैं। कहते हैं कि तुम बहुत लेट हो चुके हो, तरह तरह की बातें कर रहे थे और पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। घर वाले अपने घर वापस लौट के आते हैं, लेकिन बहन पूरी रात जब लौट कर नहीं आती है, 27 नवंबर की रात पूरी गुजर जाती है। 28 नवंबर की सुबह एक दूधिया वाले के माध्यम से ये पता चलता है कि एक डेड बॉडी उस रंगारेड्डी फ्लाईओवर के पास मिली है। तो वाकई घर वालों के रोंगटे तो खड़े होने वाली बात थी। और जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और जब लोगों को पता चलती है, पुलिस का ये चेहरा सामने आता है, तो पुलिस को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त था। और इतना रोष व्याप्त था कि लोगों को 2012 का वो किस्सा याद आता है, निर्भया कांड वाला, और पुलिस को लेकर तब तरह तरह की बातें उठने लगीं। और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तरह से युद्ध शुरू हो जाता है इन अपराधियों को लेकर। और तमाम लोग, तमाम आवाम, सभी लोग कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे थे कि डॉक्टर रेड्डी के साथ जिसने भी ये घिनौना कृत्य किया है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और जब ये बात लगातार बहुत तेज़ी के साथ ये मांग उठने लगती है, तब कहीं हैदराबाद पुलिस पर एक दबाव बनने लगता है और हैदराबाद की पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है और उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। CCTV कैमरे के माध्यम से कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं और जो नाम सामने आते हैं वो हैरान करने वाले नाम थे। मोहम्मद आरिफ, जिसकी उम्र लगभग 27 साल की थी, जोलू शिवा, जिसकी उम्र 20 साल, जोलू नवीन, जिसकी उम्र 20 साल, चिंताकुटा चेन्ना केशुबुलू 20 साल। ये 4 अपराधी CCTV के माध्यम से और अन्य माध्यम से जांच पड़ताल में पुलिस के ये पाए जाते हैं कि आखिरकार इन्होंने ही इस डॉक्टर रेड्डी के साथ घिनौना कृत्य किया है, इसके साथ गंदा काम किया है। दरअसल क्योंकि इस बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उससे पता चलता है कि इस लड़की यानी डॉक्टर के साथ गंदा काम किया, हत्या की और हत्या के बाद उसको जलाकर मार डाला।
अब इन लोगों से, जो आरोपी हैं, इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात थी। तब ये बारी बारी से अपनी बात बताते हैं। और पुलिस जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये बताती है कि आखिरकार डॉक्टर रेड्डी के साथ क्या होता है। तो जो व्यक्ति टायर पंचर को ठीक कराने के लिए लेके जाता है, तो वो आकर कहता है कि मैडम, टायर पंचर की दुकान तो बंद हो चुकी है, अब क्या करें। तभी एक दो व्यक्ति और आते हैं और आकर कहते हैं कि मैडम आप परेशान मत होइए, वहीं पास में थोड़ा सा अगर चलेंगे आप, फ्लाईओवर उसके टोल प्लाजा के पास चलेंगे तो एक और दुकान है जो 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ चलिए। ऐसे ही धीरे धीरे करके एक आदमी स्कूटर लेके जा रहा है, दूसरा इसमें धक्का लगा रहा है, कभी तीसरा मदद कर रहा है। इस तरह से ये 4 लोग उस महिला डॉक्टर के साथ दूर तक ऐसे निकल जाते हैं। वहाँ ना कोई टायर पंचर की दुकान वाला था और ना ही वहाँ के दूर दूर तक चिल्लाने के बाद कोई आवाज़ वाला था, क्योंकि जिस इलाके में वो गए थे वो था रंगारेड्डी फ्लाईओवर के पास। और वहाँ जाकर स्कूटी को अलग फेंक देते हैं और उसी फ्लाईओवर पर ले जाकर इस महिला डॉक्टर के साथ वो बारी बारी से लगभग 7 घंटे तक रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और एक के बाद एक, जब एक का मन भर जाता था, दूसरी बार ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने, क्योंकि वो पहले जब अपनी बहन से बातचीत कर रही थी तो डॉक्टर ने पूरी तरह से डरी हुई थी, इसीलिए वो अपनी बहन से लगातार फ़ोन पर कम्युनिकेशन कर रही थी और उन्होंने उसका फ़ोन छीनकर फेंक दिया था। इसके बाद जब लगातार ये डर जाती है तो डरने के बाद बताया जाता है कि वो मर जाती है। और डॉक्टरनी जब मर जाती है तो मरने के बाद यानी कि उसकी लाश के साथ भी वो दरिंदे ऐसे ही अपना घिनौना कृत्य कर रहे थे, घिनौना काम कर रहे थे। और जब उनका मन भर जाता है, बताया जाता है कि इससे पहले उन्होंने जमकर शराब भी पी थी और वो शराब के नशे में भी थे। ये सब करने के बाद उन्होंने उस महिला डॉक्टर की लाश पर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद जब वो पूरी तरह से जल जाती है तब उस लाश को वो फ्लाईओवर से नीचे फेंक देते हैं। और वहाँ फेंकने के बाद सिर्फ 2 ही चीज़ बचती हैं, एक लॉकेट होता है और दूसरा एक छोटी सी चुन्नी का टुकड़ा होता है, जिसकी वजह से उनके घर वाले इस डॉक्टर की शिनाख्त कर पाते हैं कि आखिरकार ये डॉक्टर, ये इनकी बहन है, कौन है। हालांकि इसका डीएनए टेस्ट भी कराया गया था, उससे भी बिल्कुल क्लियर हो चुका था। लेकिन ये जब बात लोगों के सामने आती है कि 4 लोगों ने, मोहम्मद आरिफ, जोलू शिवा, जोलू नवीन, चिंताकुटा, चेन्ना केशुवुलु, इन लोगों ने इस महिला डॉक्टर के साथ इतना घिनौना कृत्य किया है। एक बार फिर से मैसेज यही वायरल होता है। लगातार अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई थी, ट्विटर पर मामला चल रहा था, पूरे देश से एक ही आवाज़ उठ रही थी कि इन 4 हत्यारों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। तभी कुछ ऐसा होता है, ये 29 नवंबर को गिरफ़्तार कर ली जाते हैं। और गिरफ़्तार करने के बाद भारी सुरक्षा में एक चेरापल्ली एक जेल है, चेरापल्ली जेल में इन्हें सुरक्षित उन्हें रखा जाता है, क्योंकि पब्लिक में बहुत उबाल था। पब्लिक ये चाहती थी कि ये जितनी जल्दी हो सकें ये हाथ लग जाएं तो हम इन्हें पीट कर इनकी मॉब लिंचिंग करके मार डालेंगे। सुरक्षा वालों के साथ उन्हें रखा जाता है और उन्हें तन्हाई में रखा जाता है। जेल में भी ऐसी जगह नहीं रखा जाता जहाँ पर बाकी लोग मौजूद थे। फिर सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसे ही। और 4 और 5 को जब इनसे इंट्रोगेट किया जाता है, पूछताछ की जाती है, पूछताछ करने के बाद ये अपना जुर्म ये सारा कबूल कर ही लेते हैं और ये बताते हैं कि सब ऐसे जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद पुलिस चाहती थी कि जो भी घटनाक्रम में हुआ है उसको रिक्रिएट किया जाए, ये कैसे कैसे हुआ है एक तरह से फिल्माया जाए। और इन्हीं को लेकर ये 6 दिसंबर 2019 की सुबह लगभग 5:45 पर ये उसी इलाके में, उसी रंगारेड्डी फ्लाईओवर के पास जाते हैं, उसी इलाके में जाते हैं। एक बस के साथ 10 पुलिस वाले साथ होते हैं और वहाँ जाकर ये सीन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे कैसे इन्होंने ये घिनौना कृत्य किया है। जो चीज़ें थी, मोबाइल और डेटा बैंक और कई सारी ऐसी चीज़ थी जो इन्होंने वहाँ से मौके से उपलब्ध भी कराई थी। जब ये सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक ही बताया जाता है, पुलिस वाले तो ये कहते हैं कि इन दोनों में से, यानी कि मोहम्मद आरिफ और जोलू शिवा ने 2 पुलिस वालों की पिस्टल छीनकर और भागने की कोशिश की। वहाँ पास में पत्थर पड़े हुए थे, वहाँ पास में डंडे पड़े हुए थे, उनसे भी पुलिस वालों को मारने की कोशिश की। और पुलिस ने कहा कि अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, यदि तुमने भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें मार डालेगी। ऐसा ही हुआ, पुलिस ने गोली चलाई, इन्होंने भी गोली चलाई। 2 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों की गोली से उनकी हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मर जाते हैं। और जैसे ही ये बात पूरे हिंदुस्तान में पता चलती है कि डॉक्टर रेड्डी के बलात्कारियों के साथ पुलिस ने ये काम किया है, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है, तो जाहिर सी बात है पूरे देश में खुशी का माहौल था। पुलिस वालों का क्या ज़ोरदार स्वागत हुआ। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है,
ऐसा सचमुच नहीं होता। लेकिन एक तरफ ये बातें चल रही थी, एक तरफ चंद सामाजिक लोग, ऐसे लोग जो सिर्फ सही को सही, गलत को गलत कहने वाले हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि जो हुआ है इससे तो न्यायपालिका की स्थिति पर सवालिया खड़ा निशान लगते हैं। अगर पुलिस ही ये सब कर रही है तो फिर अदालत के क्या काम है। सीजीआई से लेकर बड़े बड़े जज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्वॉल्व होने के बाद इस मामले की पुनः जांच कराई जाती है। और जांच में पता चलता है, जब लगातार लंबे समय तक जांच होती है, 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि इन लोगों की तो हत्या की गई थी, इन्होंने तो भागने का कोई प्रयास ही नहीं किया था। इन्होंने तो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद इन चारों को मारा है और झूठी कहानी रची है। फिर इसके बाद पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस वालों के खिलाफ जांच चल रही है। जांच में अब होगा क्या, या तो पुलिस वालों की नौकरी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, या फिर उन्हें सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी और उनके बच्चे जो अब क्या करेंगे ये भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से 3 साल पहले यानी कि 2019 में लोगों ने, जनता ने आवाज़ उठाई थी, शायद हो सकता है जोश में आकर इन पुलिस वालों ने लोगों के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, आवाम को खुश करने के लिए अपना काम कर दिया। लेकिन कानून जो है, कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून ने इन्हें पकड़ लिया और जकड़ लिया। अब क्या होगा इनके साथ पता नहीं। लेकिन रेड्डी के साथ जो हुआ था, महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ था, उसको लेकर पूरे देश के लोगों ने क्या नाम है, तारीफ़ की। क्योंकि उनके अपराधियों को पुलिस ने जो हाथों हाथ मार गिराया था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। डॉक्टर रेड्डी को शायद उस दिन कोई और काम करना चाहिए था। बहन को फ़ोन के साथ साथ पुलिस वालों को भी फ़ोन कर देती तो शायद हो सकता है कुछ मदद मिल जाती। उन्हें ऐसा लगता था तो बहन की बात सुनने के बाद वो अपनी स्कूटर को वहीं खड़ा करके पार्किंग में अपने घर जा सकती थी, क्योंकि उन्हें किसी बड़े खतरे का अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है और भविष्य के लिए एक इतिहास बनने वाला है। इसलिए कभी भी अगर आप ऐसे फंसते हैं तो कम से कम अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और अपना ध्यान रखें, कोई ऐसी गलती ना करें। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।